93 सीट, 11 राज्य, 1300 मतदाता और 11 करोड़ वोटर, 1300 उम्मीदवार माफ कीजिए और 11 करोड़ मतदाता जो उनकी किस्मत का फैसला तय कर रहे हैं। क्या कुछ मतलब आज की वोटिंग का, ये समझाने की कोशिश में हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला जी हैं, आप एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल देव सर हैं, एक और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी राहुल डबास हैं, मुंबई से महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी विलास अठावले हैं और सैयद आमिर हमारे सहयोगी विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सर, जो अब तक का आंकड़ा है उसके मुताबिक अलग अलग राज्यों में मतदान का प्रतिशत दोपहर 3 बजे तक का आ चुका है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और असम में, महाराष्ट्र में सबसे कम। क्या वाकई इसको डिकोड किया जा सकता है? क्या कुछ मतलब इस मत प्रतिशत का आपकी समझ में सर? देखिए, ऐसा है कि ये जो डेटा है ये 3 बजे तक का डेटा है, तो इसको देख के हम बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज़ जो इंडिकेट होती है वो ये है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो सारे स्टेट्स में बहुत अच्छा है। अगर हम पिछली बारी के, अगर हम फेज़ 2 और फेज़ 1 के 3 बजे तक के का जो डेटा है उससे कंपेयर करें तो इस बारी का जो इस बारी का जो मत प्रतिशत है वो कंपेरेटिवली अच्छा है, सिवाय महाराष्ट्र को छोड़ के। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र में 2019 में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 62% से 70% तक मतदान हुआ था, लेकिन अभी 3 बजे तक सिर्फ 42% ही मतदान हुआ है। तो ये देखना होगा कि अगले 3 घंटे में ये जो गैप है, इतना बड़ा गैप, ये फिल होता है या नहीं। उसी तरीके से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 54% मतदान हो चुका था, जबकि 2019 की बात करें तो मतदान का प्रतिशत अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में 54 से 60% के बीच में था और 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 74 और 78% था। तो इसका मतलब कि मध्य प्रदेश में इस बारी अभी तक 3 बजे तक का जो मतदान है वो बहुत अच्छा है और इसी तरीके से यूपी में भी काफ़ी अच्छा है। जी सर, आप अपनी बात कंप्लीट। हाँ जी, नहीं ठीक है, ठीक है। विलास, महाराष्ट्र का जिक्र किया सर ने यहाँ पर। महाराष्ट्र में तीसरे चरण की जब बात हो रही है तो बारामती की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, लेकिन मतदान का प्रतिशत कम, इसकी कोई खास वजह? देखिए, यहाँ जो धूप है, मुंबई में अगर देखेंगे तो 39 डिग्री यहाँ का तापमान है। बारामती, बीड़, ये सांगली, यहाँ का जो तापमान है वो 40 के आगे पीछे चल रहा है। तो धूप तो एक वजह है, लेकिन अगर पॉलिटिकल एम्बिशंस रहे किसी पार्टी को तो उस पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं को सुबह से ही निकाल देते हैं। तो ऐसा एम्बिशंस तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से वोटर जो है, मतदाता जो है, वो पॉलिटिक्स को देख रहा है, उस तरीके की पॉलिटिक्स यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। दोपहर को 1 बजे सुप्रिया सुले को जब पत्रकारों ने पूछा कि मतदान की जो परसेंटेज है वो खाली 27% है, तो वो भी चौंक गई। उन्हें ऐसे लग रहा था कि सिंपैथी की वेव ज़्यादा है तो लोग सुबह जल्दी बाहर निकलेंगे और ज़्यादा वोटिंग होगा, वोटिंग परसेंटेज होगा, तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। वो बीड़ रहे या फिर सांगली रहे या कोल्हापुर में ज़्यादा, हालांकि 40% जो है दोपहर को 2 बजे तक प्रतिशत रहा है, लेकिन बारामती में हो सकता है कि शाम को। इसकी दूसरी वजह एक है कि रात को रोहित पवार ने जो ट्वीट किया था, बारामती में पैसे की गाड़ी पकड़ी गई है, उसके बाद सुबह भी ट्वीट किया था और डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये सारी बातें जब सोशल मीडिया में चली तो हो सकता है कि मतदाता जो है वो थोड़ा सा देख रहा था कि मतदान केंद्र में जाए या न जाए, कोई देख लेगा, ये भी हो सकता है, आशंका हो सकती है। एनके सर, ये जो तीसरा चरण है, मैं आऊंगा आपके पास विलास, ये जो तीसरा चरण है, पहले चरण के मुकाबले आपको लगता है कि 2019 के हिसाब से देखें तो बीजेपी का अपर हैंड है? 93 में से 71 सीटें 2019 में मिली थी, पूरा का पूरा गुजरात है, लगभग आधा कर्नाटक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की 9 सीटें। एनके सर, अनुराग, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल ये तो वो सीटें हैं जहां बीजेपी अपनी चरम पे है। 52% वोट, आप जानते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था में 52% आधी होती है। तो ये जो सीटें हैं 93 की 93, जिसमें एक 94 थी टोटल, तो एक में तो चुनाव ऑलरेडी हो चुका है। तो 93 में अगर आप देखेंगे तो 81 सीटें एनडीए के पास है, जिसमें 71 बीजेपी के पास है, और एनडीए का कुल वोट 52% है, जबकि
जो इंडिया अलायंस है उसका 32% है और 11 मेंबर है उसके। तो जाहिर है कि इसमें ये बीजेपी का वर्चस्व जबरदस्त रहा है। यहां पे टर्नआउट अगर ज्यादा होता है तो भी, क्योंकि सिचुएशन पॉइंट है, तो ज्यादा मार्जिन हो जाएगी बीजेपी की। लेकिन अब उदाहरण के लिए आप गुजरात लीजिए, गुजरात में अगर बीजेपी और टर्न आउट होता है, बीजेपी को वोट ज्यादा मिलता है, उससे फर्क क्या पड़ेगा? 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास है जी। लिहाजा इसको इस तरह सोचना पड़ेगा कि अगर टर्नआउट ज्यादा होता है और उसमें बीजेपी का सपोर्टर ज्यादा बाहर निकलता है तो बीजेपी को एडवांटेज तो नहीं होगा। लेकिन अगर ये टर्नआउट इंडिया के गठबंधन को लेकर निकल रहा है तब इंडिया को एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि वो 32% पे था। अगर उसकी परसेंटेज बढ़ेगा तो उसका सीटों में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें लगता है कि ये जो दौर है फेज 3 का, इसमें हाई टर्नआउट या लो टर्नआउट इंपॉर्टेंट नहीं है। देखना यह है कि वोटर, क्योंकि बीजेपी सिचुएशन पॉइंट पे है, तो वोटर अगर प्रतिशत में बढ़ता भी है, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ता है, तो उससे सीटों में कन्वर्ट बीजेपी के लिए कोई खास नहीं होगा, क्योंकि 81 सीटें पहले से ही हैं वहां। बिल्कुल बिल्कुल। सैयद आमिर, मध्य प्रदेश का भी जिक्र हुआ, अभी आप इस वक्त विदिशा में हैं। शिवराज सिंह चौहान 17 साल के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र रहा है विदिशा। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की इस पूरी पट्टी को देखें जहां आज वोट डाले गए हैं, किस तरीके का असर आपको दिखता है? और आपको लगता है कि भाजपा के जो हैवी वेट नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है? सिर्फ शिवराज सिंह चौहान नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुद को साबित करना है भाजपा में। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है कि वोटिंग परसेंटेज जो है लगातार डाउन होता जा रहा है। पिछले बार के मुकाबले अगर देखें, इस बार भी विदिशा में काफ़ी कम लोग निकलते हुए नजर आए। लोगों ने कहा कि इस बार जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। यही वजह है कि परसेंटेज जो है लगातार डाउन हुआ। ये बात लोग कह रहे हैं, लेकिन जो अंडर करंट इशू है वो हर जगह देखा जा रहा है। और ये अंडर करंट इशू क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, नुकसानदायक होगा? जाहिर तौर पर जब पार्टी के लिए, सरकार के अच्छे कामों के लिए जब लोग बाहर निकलते हैं तो बड़ी संख्या में निकलते हैं, लेकिन जब लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो जाहिर तौर पर वो वोट भी कास्ट कम करते हैं। यहां पर विदिशा की बात करें अगर, तो विदिशा में आपने देखा कि चाहे वो सुषमा स्वराज रही हो, यहां पर 2 बार सांसद चुन के आई, अटल बिहारी वाजपेयी की ये जमीन मानी जाती है। और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान खुद यहां 5 बार सांसद रह चुके हैं 91 से लेकर 2004 के बीच में। तो कहीं ना कहीं जो पहले का रुझान हुआ करता था 71% वोटिंग, 70% वोटिंग विदिशा में और खासतौर पर मध्य प्रदेश में, वो करंट इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहां पर जरूर आए हैं जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। एक फैमिली है छोटी सी, मैं आमिर माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन राहुल देव सर, आमिर मैं आऊंगा आपके पास। राहुल सर हमारे साथ हैं। राहुल सर, इस तीसरे चरण में वो कौन से मुद्दे हैं सर जिनका सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इंपैक्ट होता आपको नजर आ रहा है नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में? देखिए, ये तो अभी सबसे बात सुनकर हमको समझ में आ गया कि ये कोई लहर कहीं दिख नहीं रही, क्योंकि लहर वाला मतदान नहीं दिख रहा है। तो जब ऐसा होता है तो हर पार्टी अपना राष्ट्रीय आख्यान बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार ज़्यादा स्थानीय आख्यान हैं, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समस्याएं, और हमारे जो सांसद हैं उनका अब तक का जो परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पर लोग अपना फैसला करेंगे, ज़्यादा करेंगे। राष्ट्रीय आख्यान भी हैं, उनको बनाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह के अभूतपूर्व आख्यान खड़े कर रहे हैं हिंदू मुसलमान को लेकर, इतने विभाजक आख्यान तो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक मेरी जानकारी में, मेरी स्मृति में किसी लोकसभा चुनाव में नहीं किए। तो इससे भी हमें यह दिखता है कि कहीं कुछ समस्या है, और शायद स्थानीय आख्यानों को, स्थानीय मुद्दों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनने से बचाने के लिए, रोकने के लिए इस तरह के आख्यान खड़े करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, वो होते हैं कि नहीं ये कहना अभी कठिन है, लेकिन नतीजे बताएंगे। राहुल डवास का रुख करेंगे। मैनपुरी से इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं। राहुल,
तीसरा चरण वो है जहां पर यादव परिवार का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है, चाहे वो डिंपल यादव हो, अक्षय यादव हो या फिर आदित्य यादव हो। साथ ही साथ संभल जैसी सीट भी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 बार सिर्फ उनके खाते में जीत मिल पाई है, बाकी बार लगातार सपा या बाकी दलित जीतते रहे। आपको लगता है कि सपा के लिए काफी महत्वपूर्ण ये तीसरा चरण? अनुराग, आपकी आखिरी बात से शुरुआत करना चाहूँगा। आपने संभल का जिक्र किया। अगर अभी तक 3 बजे तक के आंकड़ों की बात करें, 46.7% मतदान हुआ है, लेकिन संभल में सबसे ज़्यादा 53% मतदान हुआ है। आगरा में सबसे कम 43%। और जिसे आपने यादव वोट बैंक का या यादव लैंड की बात करें, एटा, इटावा, मैनपुरी, जिसमें मैनपुरी के अंदर सफाई भी आता है, वहाँ पर लगभग 46% के आसपास की वोटिंग टर्नआउट देखने को मिली। हालांकि जो वोटर्स हैं वो शाम को निकल के आते हैं, क्योंकि जो गर्मी है 42 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनी हुई है। चंबल के इस पार भी जहां मैं मौजूद हूं और उस पार भी जहां सैयद आमिर है, यानी जो गुना का पूरा इलाका है, विदिशा का पूरा इलाका है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि लगभग 10 से 15% टर्नआउट अभी और हो सकता है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी बिना नेताजी के पहली बार चुनावी समर में है, ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को कितना लामबंद कर पाएंगे, कितना वोटिंग टर्नआउट हो पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन यहाँ भी जो अंडर करंट है वो ऐसा नजर आ रहा है कि जातियां काफी हद तक टूट रही हैं। ठीक है, लेकिन मनोज सर, इस तीसरे चरण में वो कौन से मुद्दे जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावी नजर आते हैं? कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है, क्या आपको लगता है कि रेवन्ना प्रकरण का इम्पैक्ट कर्नाटक के इस तीसरे चरण में नजर आएगा? झारखंड में 35 करोड़ रुपए अब तक बरामद हो चुके हैं, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्या उनका कुछ असर होगा मतदाताओं के बीच में? हाँ, देखिए, अगर देखिए अगर हम द्वितीय चरण और तीसरे चरण के बीच की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुके हैं। सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो ये था कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दिया और अमेठी छोड़ के रायबरेली से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो वो उसका मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा नेगेटिव एक जो सिग्नल है वो पहुंचा है। दूसरी चीज़, अगर हम प्रधानमंत्री की स्पीच की अगर हम बात करें, जैसे राहुल देव जी ने कहा, तो उनके जो स्पीच है वो उसमें जो पैनापन है वो पैनापन बढ़ता ही गया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कल की बात करूं तो कल उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि वोट जिहाद वर्सेस राम राज्य जी। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहते नहीं है, राहुल गांधी ने कहा कि मंशा ये है कि जब वो पावर में आएंगे तो जो राम मंदिर वाला वर्डिक्ट है उसको पलट देंगे। तो और उसी तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो चन्नी का जो एक स्टेटमेंट था कि नहीं, ये जो अटैक है पुंछ वाला जी, वो अटैक तो बीजेपी ने ही कराया है, या फिर उसी तरीके से महाराष्ट्र के जो नेता हैं उसने जिस तरीके से एक स्टेटमेंट दिया था एक वहाँ के पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट, तो ये अटैक दोनों तरफ से ही बढ़ते जा रहे हैं। और राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी का फोकस अभी भी जिसे हम बोलें कि जो एक रॉबिन हुड टाइप की जो वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो उनकी स्कीम है कि भाई अमीर से लो, गरीबों में लूटो, पहले तो वो इनडायरेक्टली बोल रहे थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले की स्पीच उनकी मैंने देखी जिसमें कि उन्होंने साफ साफ ये बात कही है, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि उसकी जो लिमिट है हम उसको बढ़ाएंगे। कांग्रेस को डेंट हो सकता है या कांग्रेस को फायदा मिल सकता है? ऐसा है, देखिए कि जब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, कांग्रेस के पास आज की डेट में इतनी क्षमता नहीं है, लीडर नहीं है, मशीनरी नहीं है कि वो अपने नैरेटिव को, जो भी वो कास्ट, एक पर्टिकुलर कास्ट के वोट चाहते हैं, तो अपनी बात उस कास्ट तक या उस कम्युनिटी तक वो इफेक्टिवली रख सकें। वहीं बीजेपी में जो उनके नेता हैं, योगी हैं, मोदी हैं, उनकी, और अगर प्रधानमंत्री ने लीड खुद ही लिया इस चीज़ में, तो वो अपना नैरेटिव सेटअप करने में कांग्रेस के मुकाबले कहीं आगे हैं और इफेक्टिवली अपनी बात कह रहे हैं, और यही मेरे ख्याल से इसका उनको थोड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, एनके सर, आपके मुताबिक इस तीसरे चरण में कौन से मुद्दे सर? कर्नाटक, झारखंड, या वही मंगलसूत्र, पाकिस्तान, राम मंदिर, राष्ट्रद्रोह या आरक्षण? अनुराग, कम्युनल कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब जो ये मोदी कर रहे हैं वो राहुल जी सही कह रहे हैं कि अब वो बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि कम्युनल कंसोलिडेशन तो राम मंदिर एक आपका रैलिंग पॉइंट है, हो चुका है, उसको बार बार आप करते हैं तो रिपीटेटिव होता है और आपको कहाँ किसका डर है? हाँ, कम्युनल, अगर आप ये कह रहे हैं कि बैकवर्ड, जो राहुल गांधी ने ये पिच नया लिया है कि हम वो बढ़ाएंगे रिजर्वेशन को, कि लिमिट जो है 50% उसको 67 करेंगे, ये सब कहा है। अब इसका ये देखना है कि इसका अपर कास्ट इससे नाराज हो सकता है, लेकिन बैकवर्ड तो इससे खुश होगा ना,
इसको हम इस तरह क्यों नहीं पॉजिटिव देखते हैं जी। कि राहुल गांधी का जो ये, अच्छा अगर उन्होंने कहा है तो रॉबिन हुड नहीं कहा है, मतलब कोई डकैती करने नहीं जा, रॉबिन हुड डकैत था, इसलिए रॉबिन हुड इमेज नहीं है ये है कि रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है। ऐसे में हम रिच से लेके तो 2% भी अगर ले लेंगे तो एजुकेशन के लिए हमारे पैसा आ जाएगा। तो अगर राहुल गांधी कह रहे तो नीचे का वर्ग इससे खुश है। मुझे नहीं लगता कि इससे राहुल गांधी के कहने से नीचे का वर्ग बहुत नाराज होगा। और वोट का जो बेस होता है वो नीचे ही होता है, ऊपर वाला तो वोट देने बहुत कम जाता है। इनके सर एक और आंकड़ा आपसे समझना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल और असम के मतदान के आंकड़े आए हैं। असम में 63% से ज्यादा मतदान हो चुका है, पिछली बार 80 से 90% मतदान हुआ था कुल मिलाकर। वेस्ट बंगाल में जहां चुनाव हो रहा है वहां पर 63% वोट डाले जा चुके हैं, पिछली बार 80 से 85% वोट डाले गए थे। वेस्ट बंगाल की सीटें हैं मालदा नॉर्थ, मालदा साउथ, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद। 30 से 60% मुसलमान। ये जो चुनाव में मिथक होता है कि मुसलमान ज्यादा वोट डालते हैं, घर से बाहर ज्यादा निकलते हैं, क्या पश्चिम बंगाल के आंकड़े इसी बात की तस्दीक करते हैं सर? नहीं अनुराग, वो जमाने चले गए जब मुस्लिम ज्यादा निकलते थे, वोट डालते थे। आज हिंदू भी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हाई टर्नआउट स्टेट है, दोनों वेस्ट बंगाल और असम हाई टर्नआउट स्टेट है, और यहां पे हिंदू भी जम के डाल रहा है। और हमें लगता है यहां पे बीजेपी को अब की बार एडवांटेज मिलेगा। वो जो सारी चीजें हुई हैं उसके बाद से बीजेपी ने बड़ी शिद्दत से वहां पे कैडर को स्ट्रांग किया है, तो हमें लगता है कि उसका एक बेनिफिट बीजेपी को मिलने जा रहा है। असम में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हाई टर्नआउट से वहां पे असम और वेस्ट बंगाल में बीजेपी को फायदा मिलेगा। राहुल सर, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको लगता है कि सबसे ज्यादा उम्मीदें किसी राज्य में होंगी तो महाराष्ट्र में होंगी, खासकर शिवसेना और एनसीपी के टूटने के बाद इस तीसरे चरण में, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक ये तो वो राज्य हैं जहां वोट डाले जा रहे हैं, जहां बीजेपी ऑलरेडी क्लीन स्वीप जैसी स्थिति में रही है। इसको महाराष्ट्र में उम्मीदें हैं, हालांकि स्थितियां थोड़ी विपरीत हैं। कहीं ज़्यादा बटा हुआ 4 अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ चुनाव क्षेत्र है। बंगाल से भी मैं समझता हूं कि उसको कुछ उम्मीदें हैं, वहां पर सीटें बढ़ने की हैं। देखिए, ये जैसे 89% आज के कुल जितनी सीटें हैं उनमें 89% बीजेपी के पास है, तो उसके पास अब इससे ज़्यादा इन क्षेत्रों में विस्तार की गुंजाइश नहीं है जी। जो दूसरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, उसके पास गेन करने को यानी कमाने को सब कुछ है, तो उसको तो जो भी मिलेगा वो उस एक लाभ के रूप में मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा। ठीक है। बीजेपी को अपनी इन सीटों को बचाना है और 2 जगह से उसको अभी कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, और हालांकि क्योंकि सीटों की संख्या ज्यादा नहीं है बंगाल में और कर्नाटक में जरूर है, तो वहां पे कुछ इक्का दुक्का सीटें उसको ज्यादा मिल सकती हैं, थोड़ा सा वहां पर उसकी उम्मीदें हैं। बाकी तो उसको अपने गढ़ को बचा के रखना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। विलास, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा आसान है या मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं? नहीं, मुश्किल है इसका। ये मैं आपको कारण बता दूं, जो देव जी बोल रहे थे वो सही है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे हैं। भाजपा ने आपका वोट नरेंद्र मोदी को सीधे जाएगा, यानी जो उम्मीदवार है उसको वोट करेंगे आप, लेकिन आपको मोदी को जिताना, ये नंबर 1 पॉइंट पे बीजेपी ने पूरे देश में प्रचार किया है। दूसरा, 10 साल में जो भी विकास हुआ, अगर वैसा विकास आपके चुनाव क्षेत्र में करना है तो मोदी जी को ही आपको जिताना पड़ेगा। ये अजीत पवार भी सीधे तरीके से बोल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी बोल रहे हैं, और साथ साथ एकनाथ शिंदे भी बोल रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है कि राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो प्रचार का मुद्दा था, वो मुद्दा महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में मुद्दा चुनाव का क्या है? पार्टी तोड़ी। महाराष्ट्र में चुनाव का मुद्दा क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह चुरा लिया। महाराष्ट्र में चुनाव का मुद्दा क्या है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस प्रकार की राजनीति कभी देखी नहीं गई। इसके ऊपर ये गणित फिर रहा है। जैसे बारामती में पवार वर्सेस अजित पवार है, वैसे ही बारामती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापुर रहे, सांगली रहे, सातारा रहे, यहाँ जो पश्चिम महाराष्ट्र का जो इलाका है, जैसे पुणे रहे, यहाँ शरद पवार के मानने वाले और अजित पवार के विरोध में चुनाव हो रहा है। दूसरा, अगर मराठवाड़े की बात करें तो अशोक चव्हाण जो छोड़ के गए हैं उसके खिलाफ भी जो नाराजी है, तो बीजेपी का जो रास्ता सही करने के लिए अशोक चव्हाण को लिया, अजित दादा को साथ में लिया, एकनाथ शिंदे को साथ में लिया, वो लग रहा था कि रास्ता सीधा हो जाएगा, लेकिन बीजेपी को यहाँ थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। दूसरी अहम बात है कि चुनावी जो परसेंटेज है वो कम है। इसकी ये वजह है
कि जो टेम्पो होना चाहिए, यानी अगर उनको गुस्सा आया, यानी गद्दारी के खिलाफ लोगों को गुस्सा आया, तो हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ ठीक है। सकता था। वो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग इस राजनीति से परेशान हैं और ठीक है। इसी के वजह से ये परसेंटेज कम हुआ है ऐसे लगता है। तो इससे बीजेपी को थोड़ा आसानी हो सकती है। एनके सर थोड़ा 45 नहीं हो संक्षेप में, पाएंगे, क्या आपको लगता है कि जो लेकिन तीसरा चरण है, भाजपा खासकर ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ साथ शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के वजूद के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है? 10 साल से आप सत्ता से बाहर हैं, 10 साल से आप अपनी उपस्थिति को मजबूती के साथ दर्ज नहीं करा पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये रीजनल पार्टीज हैं और ये बड़े ही छोटे छोटे बेस पे आई हैं, कास्ट बेस है उनका ज्यादातर का, तो या एक कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है उससे आई हैं। तो जब ये सत्ता में नहीं रहती है तो इनका जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होता है, कास्ट एफिलिएशन होता है, वो किसी नए पार्टी में, किसी नए कॉम्बिनेशन में चला जाता है। तो समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों के लिए एक बड़ी दिक्कत है। लालू यादव के लिए अभी भी उनके पास चूंकि विकल्प नहीं है वहां पे, और यादव का परसेंटेज वहां पे करीब 16 है और मुसलमानों का 18-19% है, तो ये दोनों मिला के एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जो यूपी में नहीं है। बिल्कुल, यूपी में मुसलमान बटा हुआ है, मायावती को भी देता है, कांग्रेस को भी देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर होगा कि मुलायम सिंह के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, उसी तरह जितने भी रीजनल पार्टीज हैं छोटी, उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है मनोज सर, ये जो तीसरा चरण है इसमें भी सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों के लिए सिर्फ एक ही चेहरा, एक ही मुद्दा, नरेंद्र मोदी। हाँ देखिए, बीजेपी ने जो पहले वो था, कहा था कि भाई कि बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी थी कि भाई मोदी को सामने रखना, तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रेटेजी आज की डेट में भी है, लेकिन मोदी की टोन में योगी के प्रति मैंने जो चेंज है वो देखा है, खासकर तीसरे चरण से पहले। हाँ, खास तौर से उससे पहले। लेकिन आपने देखा होगा कि 2019 में जो बड़े नेता थे, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा, गडकरी, जिन्होंने की कैंपेनिंग बहुत अच्छी करी थी और बीजेपी की जो जीत हुई है उसमें उनका भी बड़ा हाथ था, लेकिन इस समय उनका रोल बिल्कुल ही जीरो था। अपने स्टेट में भी नहीं था और स्टेट के बाहर भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। तो यहाँ पर योगी जी को भी अगर हम देखें तो वो उनकी मैक्सिमम जो रैली हुई है वो यूपी के अंदर ही है। बिल्कुल, यहाँ पर बड़े मोटे तौर पर जो आपको चेहरा नजर आता है, बड़ा फैक्टर नजर आता है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी 2019 के मुकाबले